Assalamu alaikum and welcome to the 23rd lecture of Money and Banking. You must have noticed that we are meeting today in a different environment. Previously, हम इसी कोर्स को Money and Banking को एक और environment में पढ़ते चले आ रहे थे. So halfway through, we thought of it that we need to change the monotony. So in order to change the monotony, हमने थोड़ा सा अपना सेटअप जो है वो चेंज कर लिया है to keep your interest intact. तो आज का लेक्चर बेसिकली हमारा 23rd लेक्चर है विच इज ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ योर कोर्स नाउ. और मुझे उम्मीद है कि अब तक जितने टॉपिक्स हमने कवर किए होंगे आपने वो रिवाइज कर लिए होंगे एंड यू आर रेडी फॉर योर मिड टर्म एंड देन ऑफ कोर्स फॉर द फाइनल एग्जाम्स एज वेल. तो इसलिए मैं ये चाहूंगी कि आज का लेक्चर फॉर्मली शुरू करने से पहले कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें. अब पिछले लेक्चर में हमने बात शुरू की थी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की और हमने ये कहा था कि हमारे जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है उसका बेसिक पर्पस क्या है और क्या फंक्शन जो है हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं. तो इस सिलसिले में हमने 4 या 5 बेसिक फंक्शंस जो थे उनको डिस्कस किया था. तो हमारे जो प्रीवियसली फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के जो रोल थे we said कि there are 4 or 5 basic roles. उनमें से जो सबसे पहला रोल था हमारा that was pooling the savings. आप और मैं जब भी कभी सेविंग करना चाहते हैं तो what do we do? हमारी सेविंग्स जो है इन जनरल इतनी ज्यादा नहीं होती कि we can finance a big project. तो हम वो सेविंग्स जो है हैंड ओवर कर देते हैं टू अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी. अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का बेसिक रोल ही ये है कि इंटरमीडिएशन बिटवीन द सेवर एंड द बोरोवर. तो हम अपनी सेविंग्स नो मैटर हाउ स्मॉल आवर सेविंग आर वो हैंड ओवर कर देते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी को और उसी में से पूल करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी हमारे जैसे और बहुत से जो भी इंडिविजुअल सेवर्स होते हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स होते हैं. जब मैं सरप्लस कहती हूं तो व्हाट डू आई मीन? सरप्लस से मुराद है कि उनके वो वाले फंड जो है उनकी करंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो वो उसको सेफ कस्टडी के लिए जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं टू द फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी. तो सबसे पहला रोल जो है हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का दैट इज पूलिंग द सेविंग्स ऑफ द स्मॉल सेवर्स. अब सेवर्स जो है नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हाउस होल्ड जो है दैट इज कैटेगराइज्ड एज द सेवर्स ग्रुप और जो हमारे बिजनेसेस होते हैं नॉर्मली दे आर कैटेगराइज्ड एज द बोरोवर ग्रुप क्योंकि वो अपने जितने फंड्स अवेलेबल होते हैं उनके पास उनसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं. तो वो ज्यादा की अवेलेबिलिटी जो है वो कहां से होती है? दैट अवेलेबिलिटी बेसिकली कम्स फ्रॉम द सेवर्स थ्रू द इंटरमीडिएट. इसलिए जो हमारा सबसे पहला रोल है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का दैट इज ऑफ पूलिंग द सेविंग्स ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल एंड द बिजनेस ग्रुप. नॉर्मली जो है वो हमारा जो सेवर ग्रुप होता है वो हाउस होल्ड या इंडिविजुअल्स होते हैं. तो इन सारी की सेविंग्स को पूल करके एक बड़ा रिसोर्स बना लेते हैं और उस बड़े रिसोर्स में से वो अपना नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें से वो लेंड आउट करते हैं टू द बोरोवर ग्रुप. अब बोरोवर ग्रुप जैसे मैंने पहले कहा इज नॉर्मली द बिजनेस ग्रुप्स और वो बिजनेस ग्रुप जो है अपनी करंट सेविंग से ज्यादा बोरो करके इन्वेस्ट करता है फॉर द जनरेशन ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू. तो हमारा सबसे पहला फंक्शन जो है वो इंटरमीडिएरी का दैट इज ऑफ पूलिंग द सेविंग्स ऑफ द स्मॉल सेवर्स. उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है दैट इज रिगार्डिंग द अकाउंटिंग सिस्टम कि व्हेन वी ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक व्हाट हैपेंस कि वी हैव सर्टेन बैलेंस इन आवर अकाउंट एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट डू वी डू? उस बैलेंस में से कुछ एडिशंस होती रहती हैं और कुछ जो है वो सब्सट्रैक्शन होती रहती हैं. अब एडिशन में क्या है? फॉर एग्जाम्पल सैलरी एंड दी अदर इनकम सोर्सेज वो एड अप होते चले जाते हैं. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि वी कीप ऑन विथड्रॉइंग द मनी
तो हमारे जो बैंक है परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कीपिंग द record, कि हमारी हर ट्रांजेक्शन को एडिशन विच इज क्रेडिट टू आवर अकाउंट एंड सब्ट्रैक्शन विच इज अ डेबिट टू आवर अकाउंट वो रिकॉर्ड करता रहता है। तो हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन का अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है दैट इज केप्ट विद द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। उसके साथ साथ इट आल्सो प्रोवाइड्स अस द एक्सेस टू आवर फंड्स कि एज एंड व्हेन नीडेड बेसिस पे वी कैन अप्रोच द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी and we can withdraw the fund and we can make the payments. Payments can be made through the checks as well. The payment can be made by withdrawing the cash. But all of this function is performed by the individual, but of course with the help of this particular financial intermediary. तो ये तो हमारा दूसरा function of the financial intermediary. The third function is it also provides us the liquidity. कि दो हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलते हैं इन अ बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, आवर फंड्स आर लाइंग विद द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, बट ऑफ एंड ऑन वी हैव द एक्सेस टू आवर फंड्स. लिक्विडिटी मींस के एज एंड व्हेन नीडेड बेसिस पे हमारे जो कैश कंपोनेंट है दैट इज अवेलेबल फॉर मेकिंग एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. तो हम उस कैश कंपोनेंट की एक्सेस हमारे पास अभी भी मौजूद है और इस एक्सेस को हम कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी. दो हमारी वो जो एक्स्ट्रा सरप्लस फंड्स या सेविंग्स हैं वो हमने बैंक को दी हुई हैं, बट उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो बैंक इन्वेस्ट भी करता है. सो दी आउट ऑफ दैट बिगर पूल जिसमें हम सबके अमाउंट जो हैं वो शामिल हैं, अ सर्टेन पोर्शन हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एंड उसको कुछ फ्रैक्शन जो है दैट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम आवर सेविंग्स एज वेल, बट वी आल्सो हैव द एक्सेस टू आवर कैश टू आवर अकाउंट. सो वी हैव a scenario in which on the one hand our funds are being invested, on the other hand we have the access to the same funds and we say the liquidity is still available. Fourthly, बैंक जो है या फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो है it also collects information about the borrowers. अगर इंडिविजुअली मैंने या आपने किसी एक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर बिजनेस को लैंड आउट करना हो तो व्हाट डू वी डू? वी नीड टू मेक श्योर कि आवर अमाउंट और आवर फंड्स विल बी रिटर्न टू अस एज एंड व्हेन नीडेड बेसिस पे. तो हम क्या करेंगे कि वी डेफिनेटली वुड लाइक टू हैव द सिक्योरिटी ऑफ आवर फंड्स, कि हमारे फंड्स जो है हमें सेफ एंड सिक्योर फॉर्म में वापस मिले एंड प्लस हमने जो वो लोन दिया है तो उसके ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम अर्न करें. तो सारे कुछ की सेफ्टी के लिए वी नीड टू कलेक्ट सर्टेन इंफॉर्मेशन. अब दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रूशियल फॉर आवर डिसीजन टू इन्वेस्ट. तो हम क्या करते हैं नॉर्मली कि वी ट्राई टू मेक श्योर कि हमारे फंड्स जो है सेफ एंड साउंड दे कम बैक टू अस. लेकिन उसके लिए वी नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम to investigate about the credit worthiness of our borrower. और फिर we need to write a contract. और उस contract के अंदर we want to make sure कि borrower जो है वो सारे clauses को follow करे और as per the schedule जब interest payment due है तो interest payment हमें करे और जब principal की repayment due है तो the borrower should be in a position to repay us. इसके लिए हमें बॉरोवर की फंक्शनिंग और उसका पास्ट रिकॉर्ड, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी फ्यूचर इनकम प्रोस्पेक्ट्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करनी होती है एंड दैट डेफिनेटली कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी. सो व्हेन वी यूज द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इन बिटवीन, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो है ऑन रेगुलर बेसिस इस तरह की सिक्योरिटाइजेशन जो है वो करते चले आ रहे होते हैं. दे हैव अ सेट प्रोसीजर, दे हैव सेट standard format on the basis of which they evaluate each and every borrower. They have the experts available, they have the systems available, and therefore when they evaluate a large number of borrowers,
they also realize what is known as the economies of scale in their operation for evaluating the borrower. तो इस तरह जो है हमारे ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स है, दे आल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन. फाइनली फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जो है आल्सो हेल्प अस टू डाइवर्सिफाई, कि जैसे मैंने ये कहा कि वी हैव सरप्लस फंड्स, सो व्हाट कैन वी डू? डेफिनेटली वी वुड लाइक टू इन्वेस्ट. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उनमें एक एस्पेक्ट है कि हम उसको इन्वेस्ट कर दें in certain securities of other financial institutions or the government securities and we start earning return on it. या हम किसी को lend out कर दें at a certain interest rate, तो वो interest हमारी earning हो जाएगी. At the time of the maturity loan जो है वो हमें repay हो जाएगा. Our principal amount will come back to us. लेकिन इस सारे में since our funds are limited, so we have to either invest in the securities or a limited number of securities and then उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि we can also make a loan. मैक्सिमम हम 2-3 तरह की वेंचर्स में जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बैंक के थ्रू जो है हम यही प्रोसीजर जो है वो करना चाहते हैं, तो बैंक के पास हमारे जैसे और बहुत से डिफरेंट इन्वेस्टर्स के रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होते हैं. तो उन रिसोर्सेज में क्या होते हैं कि दे कीप ऑन कलेक्टिंग द रिसोर्सेज, दे मेक अ बिगर पूल एंड देन आउट ऑफ दैट पूल हमारा बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट करता चला जाता है इन डिफरेंट सिक्योरिटीज में एंड कीप ऑन मेकिंग लोन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स और द बिजनेसेस. तो इस तरह हमारा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है बहुत से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में और उसके साथ साथ बहुत से डिफरेंट बॉरोवर्स को हमने लेंड की हुई है अपनी मनी. सो ऑफ कोर्स अगर एक डिफॉल्ट करता है या दूसरा डिफॉल्ट करता है, ओवरऑल हमारी सारी मनी इज नॉट एट स्टेक. तो वी अचीव्ड व्हाट इज नोन एज द डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न. तब रिटर्न तो हमारे पास है, अब मिनिमाइजेशन ऑफ द रिस्क कैसे हो गया कि a small amount of money is participating in a larger pool of funds और उस larger pool of fund में से हमने डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स और लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज को जो है वो अवेल किया है थ्रू दी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट. उसके बाद हमने बात की थी अबाउट द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन कि हमें जरूरत थी अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ आवर बॉरोवर. तो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती है. दैट इंफॉर्मेशन बेसिकली pertains to two categories. अब उसमें क्या है? एक तो हमारी कैटेगरी है कि हमारा जो बॉरोवर है वो कितना क्रेडिट बढ़ती है. उसके लिए एज आई ऑलरेडी सेड कि वी हैव सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स. बैंक के पास जो है एवेल्युएशन के लिए एक सेपरेट सेल है और दे हायर द सर्विसेज ऑफ द एक्सपर्ट हु कैन इवैल्यूएट. लेकिन इस सारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन में हमारे पास जो है दो तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा हो सकती हैं. एक तरफ हमने बात की थी मॉरल हैजर्ड की और दूसरी तरफ हमने बात की थी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की. अब इंफॉर्मेशन एसिमेट्री में हमने कहा कि हमारे पास लार्ज सेट ऑफ बॉरोवर इज अवेलेबल, तो वी नीड टू फाइंड आउट द ट्रू पिक्चर. We need to figure out their credit worthiness. तो हम क्या कर सकते हैं? We need to collect information. वो information at times जो है individuals जो है अपने तौर पे collect नहीं कर पाते. But the banks, based on their experience, based on the expertise they have, they can collect that information. But again, इस information collection के बाद भी अगर इंडिविजुअल ये समझे कि दे कैन फॉलो द सेम प्रोसीजर एंड दे कैन इवैल्यूएट द इंडिविजुअल बॉरोवर, दैट बिकम्स कॉस्टली.
On the one hand, it becomes costly. On the other hand, we also face the problem of adverse selection. अब adverse selection में हम क्या करते हैं? We talked about the example of the used car and the lemon. Then we said, okay, if there is a used car market, there are 2 cars available for sale with the used car dealer. Now the one car is in a very good condition, driven by a woman. And normally, as we know, the women जो हैं, they take very good care of their cars and they drive carefully. So उसकी market worth जो है, suppose is 3 lakhs rupees. On the other hand, there is another car, used car again, available in the market. But this car is driven by a young chap, a young boy, driving ruthlessly. तो क्या होगा? Definitely उसकी wear and tear ज्यादा होगी, and that car definitely will not be in a good condition in comparison to the car which the woman has been driving. So उसकी जो है worth जो है is only 1 lakh rupees or 1.5 lakh rupees. अब अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल अबाउट द ओनरशिप ऑफ द कार एंड द डिटेल ऑफ दैट ओनर, तो क्या होगा? द मार्केट विल बी विलिंग टू पे द एवरेज प्राइस, एवरेज ऑफ द 3 lakh फॉर द गुड कार एंड 1.5 lakh, लेट्स अज्यूम, फॉर द लेमन और द badly used car. तो क्या होगा? 4.5 divided by 2 is 225. 2,25,000 is the average price. So the market is going to place an average price of 2,25,000. But of course, the woman will not be willing to sell the car at that particular price. So there will not be a good transaction in the marketplace. तो इसी तरह की moral hazard की problem जो है, that can prevail in our equity markets, that can prevail in our loan market, that can also prevail in our bond market. क्योंकि अगर हमें ईश्वर के बारे में, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में अच्छी तरह पता नहीं होगा, and the market basically is unable to provide us with the information, or we are unable to collect that information, so what's going to happen? Of course, we may end up making a wrong decision. दूसरी जो हमारा है, एक तो हो गया हमारे पास एडवर्स सिलेक्शन का, दूसरा एस्पेक्ट है मॉरल हैजर्ड का. अब मॉरल हैजर्ड जो है, दैट इज अ प्रॉब्लम आफ्टर अ लोन हैज बीन गिवन टू द बॉरोवर. उसमें ये है कि जब भी किसी बॉरोवर ने एक पर्टिकुलर लोन लेना होता है, तो दे स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच लोन हैज बीन टेकन. तो उस पर्पस को फुली अगर हम मॉनिटर नहीं करते, देयर इज एवरी लाइक्लीहुड कि जिस पर्पस के लिए वो लोन लिया गया था, कि हमारा बॉरोवर कैन डिविएट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्पस. इसको हम कहते हैं मॉरल हैजर्ड. इसी तरह इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में भी अगर एक्सपेंशन हुई, अगर सेल ऑफ द शेयर्स हुई, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट? अगर वो ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं होता, हियर कम्स द प्रॉब्लम ऑफ द मॉरल हैजर्ड. नाउ हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजर्ड? उसमें ये है कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे कैन हेल्प अस आउट. The credit rating agencies, they can also provide us the information, and a continuous monitoring by the lender, and the monitoring किसकी हो रही है? Of the borrower, can also help us to solve the problem of the moral hazard. तो इसी पर्सपेक्टिव में अब हम बात करना चाहेंगे बैंकिंग की. अभी तक जो हम बात कर रहे थे, that was from the perspective of financial intermediary. But normally, whenever we talk about the financial intermediaries, people normally take the financial intermediary as a commercial bank. What is the reason behind that? The reason is that most of the functions of the financial intermediaries historically are being performed by the commercial banks. So people try to take the concept of the commercial banking as
the role they are playing as the financial intermediaries, or the financial intermediaries are represented by the commercial banks, though there are other categories of the financial intermediaries. How to define the financial intermediary is that they collect the savings of the savers, pool them, and then they lend it to the borrower. So they stand in between the savers and the borrower. तो बैंकिंग बेसिकली जो है, ये हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके मेन फंक्शंस वही हैं जो हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के बारे में अभी तक बात करते चले आए हैं. नंबर 1, पूलिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सेवर्स एंड लेंडिंग इट टू द borrowers. Then they also provide us the diversification. Diversification for investing our funds into a variety of investment opportunities. Then of course, they also provide us with an access to the payment systems. And finally, they also keep a record of our accounting transactions. So अगर हमने formally banking को define करना हो, तो we can simply say कि banking is a combination of businesses designed to deliver the services, pool the savings of savers and making loans. Number 2, diversifications. Number 3, access to the payment system. And finally, accounting and record keeping. Now, what is the objective of the bank? The banks, they perform these services for the customers, but the objective of the bank is to earn profit in all of these services or the activities. But not all the banks make same type of profits. The banks, they vary in size. They also vary in the level of their professional activities. Therefore, the profit of one bank is different from the profits of the other banks. And normally, the large size banks, they are taken as making more profits in comparison to the small size banks. Talking about the banks, जैसे मैंने पहले कहा, there are other financial intermediaries and they also perform the same type of functions and the services. And they include basically, number 1 is the commercial banks, savings institution and the credit unions. कि ये 3 हमारी जो है वो categories of the financial intermediaries हैं. अब commercial banks जो है, as we had been talking about it, they accept the deposits and they try to make loan to the individuals, to the businesses, which means the commercial loan as well. Commercial loans में हम बात, individual loans में बात कर सकते हैं, for example car loans वगैरह, house loans वगैरह, business के लिए short term, long term loans, they are all being provided by the commercial banks and they also provide loans for the real estate. अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं, savings institutions. They also provide the similar type of services. But what of course is the difference? The difference is the financial intermediaries to serve households and individuals, which means that we are differentiating between the commercial banks and the savings institutions by saying कि हमारे commercial banks जो हैं, they individual and the commercial loans दोनों ही provide करते हैं, जबकि हमारे savings institutions जो हैं, they provide loans to the individuals. Mostly the focus is the individuals and the small loans. इस सिलसिले में what type of loans they provide? They provide the mortgage and lending as well as the saving deposit services. उसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आ जाती है. What is the next category? और वो कैटेगरी है हमारी क्रेडिट यूनियन की. अब क्रेडिट यूनियन बेसिकली the concept is not very popular in case of Pakistan. But in the West and the North American or the other developed economies, the concept of the credit union is very much prevalent and they are performing their roles very effectively. So what basically they do? It's a kind of like-minded people with a common bond. For example, हम यूनिवर्सिटी ही की बात कर लें. Particular यूनिवर्सिटी के जितने एम्प्लॉइज हैं and the people related to the university directly or indirectly, they are the participants, they are the members of a credit union. अब credit union में they can
ओपन अप देयर अकाउंट्स, सैलरीज उसमें क्रेडिट होती है, सेविंग्स भी उसमें पड़ी रहती हैं। एज एंड व्हेन नीडेड बेसिस पे उसमें से वो स्मॉल साइज लोन जो है फॉर रेगुलर यूज के लिए दे कैन आस्क फॉर। उसका बेनिफिट क्या होता है कि इस तरह की क्रेडिट यूनियंस में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इज वेरी लो। इट्स काइंड ऑफ, जिसको हम उर्दू में ये भी कह सकते हैं कि इमदाद बाहमी के तौर पे ये बैंक जो है वो कायम किए गए। देयर वाज अ टाइम पीरियड जब पाकिस्तान में भी इस तरह की बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को हम जो है वो फ्लॉरिश करने की कोशिश कर रहे थे। बट जो सक्सेसफुल एग्जाम्पल है वो है फॉर द क्रेडिट यूनियंस, जिसमें जो है वो लोन उनको दिया जाता है on easy terms and condition and interest rate is low. Now why the interest rate is low? The reason for the lower interest rate is because the people who are members, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को वैल्यूएट करने के लिए बैंक को उतना ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। They knows the ins and outs, the revenue and expenditures of that particular individual based on their accounts which they have with the credit union. तो अब हम बात कर चुके about the depository financial institutions and the banking. What differentiates one type of depository financial institution from the other is their balance sheet. जैसा कि आपने देखा होगा कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, सर्विस इंडस्ट्री हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, each and every business entity जो है they prepare their balance sheet. Balance sheet basically summarizes the financial position of a particular business. कि as on a particular date एक particular business जो है उसके assets क्या थे, उसकी total worth क्या थी और उन assets को हमने किस तरह से फाइनेंस किया। उसको हम एक और तरह से भी कह सकते हैं कि इट बेसिकली समराइजेस द सोर्सेज ऑफ द फंड्स एंड द यूजेस ऑफ द फंड्स, कि फंड्स जो है वो कहां से आए थे और इस वक्त कहां पे यूटिलाइज हो चुके हैं। इंडिविजुअल लेवल्स पे भी वी ट्राई टू प्रिपेयर आवर बैलेंस शीट्स। तो इसी बैलेंस शीट को अगर हम ये कहें कि दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ, लेट्स अज्यूम, a credit union in comparison to a balance sheet of a commercial bank, तो फर्क कहां आएगा? फर्क आएगा on the liability side. लाइबिलिटी साइड में होगा कि हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या थे, और दूसरी तरफ एसेट साइड में भी फर्क आएगा कि हमारे यूजेस ऑफ फंड्स क्या थे, यानी कि हमारे जो एसेट्स हैं इस वक्त वो कहां कहां पे मौजूद हैं। तो इन जनरल अगर हम बात करना चाहें अपने बैलेंस शीट ऑफ ए पर्टिकुलर बैंक, तो वी कैन एक्सप्रेस इट समथिंग लाइक दिस कि बैलेंस शीट आइडेंटिटी फॉर अ पर्टिकुलर बैंक इज कि टोटल बैंक एसेट्स आर इक्वल टू द टोटल बैंक लायबिलिटीज प्लस द बैंक कैपिटल। अब जो टोटल बैंक एसेट्स हैं दे आर बेसिकली द सोर्सेज ऑफ फंड्स फ्रॉम वेयर अ पर्टिकुलर बैंक जनरेट्स द सोर्सेज, और दूसरी साइड जो है इक्वालिटी की, जिसको हम बात कर रहे हैं कि लायबिलिटीज क्या है बैंक्स की और उसके कैपिटल एसेट्स क्या है और ये इक्विटी क्या है, या बैंक का अपना कैपिटल जो है वो कितना है। अब देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शीट ऑफ ए कमर्शियल बैंक और एनी बैंक और एनी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, और हम उसको कह सकते हैं any financial institution and a manufacturing concern or a business concern. अब वो फर्क क्या है? अगर हम किसी बिजनेस कंसर्न को देखें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैश है दैट इज एन एसेट विच इज अवेलेबल विद बैंक। दूसरी तरफ क्या है कि अगर उसने कहीं डिपॉजिट रखा है कैश इन बैंक, तो दैट अगेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट, द लिक्विड एसेट। लेकिन जब हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वही जो है बैंक के अंदर जो कैश है उसका सोर्स क्या है? डिपॉजिट से वो कैश आया। अब उस कैश को आगे जाके हम देखेंगे कि मुख्तलिफ कंपोनेंट में हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन दैट बेसिकली इज अ लायबिलिटी।
that does not belong to the bank itself. वो क्या है? वो डिपॉजिटर्स की अमाउंट है. So it is a liability as and when the depositor demand that money, he or she can withdraw that amount. So that basically is a liability जो कि बैंक ने फुलफिल करनी है. लेकिन इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि वही कैश जो है दैट बिकम्स एन एसेट. सिमिलरली अगर हम बात करें लोन की, तो लोन में क्या होता है? एक बिजनेस एंटिटी जब लोन लेती है तो दैट बिजनेस एंटिटी हैज टू रीपे द लोन. तो वो लोन जो है दैट बिकम्स अ लायबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. बट ऑन द अदर हैंड जब हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन को देखते हैं तो लोन इज समथिंग विच द बैंक हैज गिवन टू द बॉरोवर. तो लोन बेसिकली इज एन एसेट फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो देयर इज एग्जैक्टली एन अपोजिट रिलेशनशिप. लोन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोन जो है वो लायबिलिटी है. कैश इन अ बैंक जो है या डिपॉजिट जो है बैंक के पास, वो बैंक की तो लायबिलिटी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश इन अ बैंक जो है दैट इज एन एसेट. तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, if you try to look back again on the balance sheet of a particular bank, so what do we see? कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो समराइज करती है दो चीजों को. बैंक के एसेट्स को ऑन दी वन साइड, वो जो बैंक के एसेट्स हैं दे आर बेसिकली दी सोर्सेज ऑफ फंड्स, कहां से वो जनरेट हो रहे हैं, किस यूजेज में इस वक्त वो इस्तेमाल हो रहे हैं. और दूसरी तरफ है लायबिलिटीज. अब उनको ओवरऑल अगर हम देखना चाहें, सो व्हाट वी हैव ऑन दिस स्लाइड इज अ बैलेंस शीट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बैंक. तो सबसे पहला कॉलम जो है हमारा इज अबाउट द हेडिंग्स, डिफरेंट हेडिंग्स, एंड देन द सेकंड एंड द थर्ड कॉलम इज फॉर टू डिफरेंट ईयर्स, 2005 व्हिच इज द लेटेस्ट ईयर एंड देन 2004 व्हिच इज द प्रीवियस ईयर. अब जब बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं वी कैन यूज टू डिफरेंट फॉर्मेट्स. एक फॉर्मेट में ये होता है कि वी कीप द एसेट्स ऑन द वन साइड एंड वी टेक द टोटल एसेट्स, एंड देन ऑन द अदर साइड we take the liabilities and the owner's capital. So the sum of the liabilities and the owner's capital should always be equal to the total asset as per our previous identity जो हमने अभी देखी थी कि बैंक के total asset should be equal to the total liabilities and the net capital of the bank. लेकिन ये जो हमने बैलेंस शीट ली है that is in a columnar form. इसमें दो कॉलम अलग-अलग से, दो सेपरेट हमारे पास हिस्से नहीं है. कंटिन्यूअस फॉर्म में we have taken the assets first, then liabilities and the owner's equity. But the sum of the total assets should be equal to the liabilities and the owner's equity. Now let's go back again on this slide. तो हमारे पास assets में सबसे पहले क्या है? Cash and the balances with the treasury banks. अब हमारे पास जो है, you must have heard about the required reserve ratio, कि banks are being regulated by the central bank. पहले भी हम जब बात कर रहे हैं, देखिए रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक क्या है. सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन एनी कंट्री, रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री पुट्स सर्टेन रेगुलेशंस, बाइंडिंग्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कमर्शियल बैंक्स, जिनमें से एक है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, कि हमारा जितना भी डिपॉजिट बैंक जो है वो वसूल करता है उसकी सर्टेन परसेंटेज जो है एज अ रिजर्व जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखी जाती है. उसके बाद अगर सरप्लस फंड्स रखते हैं तो दैट इज नोन एज द एक्सेस रिजर्व. तो सबसे पहला आइटम जो है दैट रिलेट्स टू द कैश एंड द बैलेंसेस विद द ट्रेजरी बैंक्स. एक तो वॉल्ट कैश जो कि बैंक के अपने वॉल्ट में मौजूद है, और दूसरा जो कि सेंट्रल बैंक के साथ मौजूद है. सेकेंड है बैलेंसेस विद द अदर बैंक्स, यानी दूसरे बैंक जिनके साथ बिजनेसेस करते हैं. नॉर्मली बैंक्स दे कीप देयर balances with the other bank in the form of the correspondent balances. और वो बैंक्स जो है आपस में जो दूसरे के बिहाफ पे certain transactions undertake करते हैं, तो उनका एक अकाउंट ऑलरेडी उनके पास मौजूद होता है. तो उस अकाउंट में से डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है वो दूसरा बैंक अंडरटेक करता है, और उन दोनों बैंक्स को हम कहते हैं कि दे हैव द correspondent बैंक रिलेशनशिप.
So we look at this representative bank here. So for the year 2004, now in the year 2004, cash and the balances with the treasury banks, they were at a level of 23.83 billions. In the year 2005, the same head has a value of 23.665 billion. A small decrease in the total value. Balances with the other banks, जो कि हम कहते हैं correspondent banks balances, वो भी जो है अगर हम कंपेयर करें 2004 के 2005 से, तो again there is a sharp decline. Lending to the financial institution again declined by a smaller amount, 10.965 billion से 998. Investment net. अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो सिक्योरिटीज में या दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट किया है उसको हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं. दे आर ऑल द हेड्स अंडर द एसेट्स. फिर उसके पास एडवांसेस. एडवांसेस मींस कि जो लोन दिए हैं बैंक ने. तो एडवांसेस में हम देखते हैं कि 137 बिलियन से इंक्रीज होके 180 बिलियन. तो सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि जो कैश अवेलेबल है ईदर विद द ट्रेजरी बैंक्स और विद द करस्पॉन्डेंट बैंक्स, उनमें डिक्रीज आई है और एज अ रिजल्ट जो है लेंडिंग जो है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड. अदर एसेट्स, नॉर्मली अदर एसेट्स के अंदर हम जो बिल्डिंग्स एंड द अदर फिक्स्ड एसेट्स को हम शामिल करते हैं. दे आर मोर और लेस एट द सेम वैल्यू विद अ वेरी स्मॉल चेंज. ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स एंड देन डिफर्ड टैक्स एसेट्स. टोटल एसेट्स जो हैं they have increased from 259 billion to 298 billion. अब लायबिलिटी साइड पे जब हम आते हैं तो हमारे पास क्या हेड्स है? बिल्स पेएबल, जो कि शॉर्ट टर्म पे लायबिलिटी है फ्रॉम अ बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू. उनकी वैल्यू है 7.56 से बढ़ के 8.53 होगी. बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी बैंक जो है एक तो डिपॉजिट्स लेता है तो वो लायबिलिटी होती है, दूसरी तरफ दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी जिनके पास एक्सेस रिजर्व हो या एक्सेस कैश हो उनसे भी वो बोरो कर सकते हैं. तो दैट बोरोइंग बेसिकली हैज इंक्रीज्ड बाय अ लार्ज अमाउंट, 7.5 बिलियन से 27.37 बिलियन. Deposits and the other accounts is the largest portion of this commercial bank, and that is true for almost every commercial bank. कि largest जो liability है that is the deposits. तो उसमें जब हम इस बैंक की liability को देखते हैं तो then in the year 2004 it was 221 billion which has increased to 229 billion. Subordinated loan almost the same value. Liabilities against assets subject to the financial lease, none. Other liabilities 6.5 billion से 8.6 billion, and then the deferred tax liability in the year 2004 269 and there is no liability in the year 2005. तो जब हम नेट एसेट्स की बात करते हैं in the year 2004 14.552 billion and they have increased to 23.307 billion. नेट मीन्स की टोटल एसेट नेट ऑफ द लायबिलिटीज. अब उनको हम देखते हैं कि नेट एसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय विच हेड्स. शेयर कैपिटल हमारे पास है द फर्स्ट हेड, देन द रिजर्व्स एंड द अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, एंड फाइनली वी हैव एडेड surplus on the revaluation of assets and that is net of taxes. Now all of this, the bottom line here 23.30 billion is exactly equal to the net assets of 23.307 billion for the year 2005. अब हम थोड़ी सी क्विक लुक देखना चाहें कि this was a typical bank for the Pakistani industry. If we want to see a typical US bank, but here when we are talking about a typical US bank, we have the data for all the banks. Balance sheet of US commercial banks, August 2004. तो उसमें हम अगर हेड्स को देखने चाहें, more or less हमारे पास सेम ही हेड्स मौजूद हैं. Cash items including reserves, 4.1%. Securities, which is basically investing in the government securities and the local and the state government, because they have three levels: federal government, state government and the local governments. इन सबको अगर हम मिला लें तो ओवरऑल हमारे पास 24% of the total assets is investment in these securities. Then the loans. Loans के अंदर commercial and industrial loans, real estate including the mortgages, consumer, interbank loan and the other loans. All together हमारे loans जो हैं
they are approximately 63.7% of the total asset, and that is the major activity of a commercial bank. Then the other assets are only 8.3%. When we look at the liability sides, again, the checkable deposits, smaller amount, 8.9%. Non-transaction deposits, they are 62.3%, consisting of saving deposits and the time deposits and the large negotiable time deposits. उसके बाद हम borrowing की बात करते हैं. Borrowing from the US banks and the borrowing from the non-banks in the same country. So altogether the borrowing is 22%. Other liabilities 6.8%. So bank assets minus the bank liabilities is equal to the bank capital. क्योंकि यहाँ पे हमने लिस्ट डाउन की है टोटल एसेट्स, क्योंकि हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है दैट इज द टोटल एसेट्स एंड द टोटल लायबिलिटीज. देयर इज नो शेयर कैपिटल गिवन. सो वी कैन फिगर आउट द शेयर कैपिटल एज टोटल एसेट्स माइनस द टोटल लायबिलिटीज. क्योंकि प्रीवियसली हमारी जो बैंक की अकाउंटिंग आइडेंटिटी थी उसमें हमने ये कहा था कि टोटल एसेट्स ऑफ अ बैंक आर इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज प्लस द शेयर कैपिटल. But here we need to keep one thing in mind कि कमर्शियल बैंक्स के पर्सपेक्टिव में हमारे पास जो शेयर कैपिटल है वो खासा थोड़ा होता है. What is the reason? What is the logic? The logic is कि role of the bank is to facilitate. तो ये facilitation जो है हमारी that is between the borrower and the lender. कि जो डिपॉजिटर्स हैं they are the lender, उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करके बैंक एक लायबिलिटी क्रिएट करता है. दूसरी तरफ क्या है कि उन्हीं डिपॉजिट्स को लेंड आउट करता है टू द बोरोवर. और व्हेन द बैंक इज लेंडिंग आउट तो क्या है, बैंक का एक एसेट जनरेट होता है. तो दिस इज द मेजर एक्टिविटी. उसके साथ हमने ये देखा था कि हमारे पास स्मॉलर एक्टिविटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. मेजर पोर्शन ऑन द एसेट साइड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द लोन एंड द मेजर पोर्शन ऑन द लायबिलिटी साइड जो है दैट कंसिस्ट ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द बैंक. चाहे वो चेकेबल डिपॉजिट है या टाइम अकाउंट है या हमारे पास दूसरी अमाउंट है, एनी फॉर्म ऑफ द डिपॉजिट. तो अब हम इन्हीं को डिटेल में इन डेप्थ जो है वो देखना चाहेंगे. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम विच इज द एसेट्स. अब हमारे जो एसेट्स हैं दे आर आल्सो नोन एज द यूजेस ऑफ फंड्स. के एसेट्स फॉर द बैंक दे आर द यूजेस ऑफ फंड्स. अब उनमें हमारे पास 2-3 मेजर हेड्स हैं. एक है हमारे पास कैश, उसके बाद दूसरा है सिक्योरिटीज एंड तीसरा है लोन्स. अब कैश के अंदर हमारे पास रिजर्व्स है. रिजर्व्स के अंदर भी हमारे पास 2 कैटेगरीज है. एक है रिक्वायर्ड रिजर्व एज पर द रेगुलेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक. दूसरा है एक्सेस रिजर्व इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड रिजर्व, जो भी अमाउंट अवेलेबल है इन द वॉल्ट कैश ऑफ द बैंक. फिर उसके बाद कैश आइटम्स इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, कि एक हमारे पास चेक आया विच इज अ डिपॉजिट, लेकिन अभी उसकी क्लियरेंस जो है वो बाकी है बिकॉज चेक इज ड्रॉन अगेंस्ट अनदर बैंक. तो वो चेक जो है ड्यूरिंग द कलेक्शन प्रोसेस दैट इज आल्सो वन आइटम विच इज लिस्टेड ऑन द कैश. अब इसमें जो है जब हम बात करते हैं कैश आइटम्स इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, we talk about the uncollected funds the bank expects to receive, and finally the balances of the accounts that banks hold at other banks, जिसको हमने कहा था correspondent banks. इससे पहले भी बात हुई थी कि ये सारे अकाउंट्स जो है they are kept under the heading of the cash. कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बैंक का अपना ब्रांच मौजूद नहीं है, but they try to facilitate their customer. तो उस बैंक एरिया के अंदर जिस भी बैंक की ब्रांच मौजूद है उसके अंदर बैंक सर्टेन अमाउंट जो है, सर्टेन अकाउंट जो है वो रखता है और अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए उस अकाउंट को यूटिलाइज करता है. सो दैट इज नोन एज द बैलेंस विद द करस्पॉन्डेंट बैंक्स. एंड फाइनली जब हम बात करते हैं कैश की, अब कैश हमारा क्या लेवल होना चाहिए? ज्यादा होगा तो वी विल बी इन अ पोजीशन टू मीट द डिमांड्स ऑफ द डिपॉजिटर्स, लेकिन इसके साथ साथ उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है. अगर हम सरप्लस फंड्स को कैश ही की शक्ल में लिखेंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि वी वुड हैव इन्वेस्टेड दैट अमाउंट
in the form of securities or in the form of lending out to somebody else, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम मिस आउट करते हैं, that basically becomes the opportunity cost. So we need to draw a very fine balance between what we need to keep and what we actually keep as a reserve in the form of the cash. And that depends on the opportunity cost of keeping a higher level of reserves. उसके बाद आते हैं हम दूसरे आइटम की तरफ, और वो है हमारा सिक्योरिटीज का. अब सिक्योरिटीज जो है हमारे पास शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं. Securities can be issued by the government and the securities can also be issued by the corporations. Capital stock, for example, issued by the corporations, उनके bonds, corporate bonds. जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो T-bills, short-term securities and the bonds, treasury bonds, they are all different types of opportunities to invest our funds, which we have collected from the depositors. अब इनमें as per the rules, the State Bank of Pakistan regulation requires from all the commercial banks a certain proportion of the deposits should be invested in the government securities. So that is the minimum requirement. Over and above that requirement, they can also make additional investments. So here securities are sometimes called the secondary reserves because they are highly liquid and can be sold quickly if the bank needs cash. Most of the time banks जो है वो अपने investment in securities जो है वो government securities में ही रखते हैं, और the marketability of the government security is very very high. इसलिए at times हम government securities में जो investment bank करता है उसको लेते हैं as a source of secondary reserve. As and when needed basis पे those securities can be sold in the marketplace and cash can be collected to meet whatever demand is basically occurred. अब उसके बाद थर्ड आइटम आता है हमारा, फर्स्ट था कैश, सेकंड था सिक्योरिटीज एंड द थर्ड इज द लोन्स. अब लोन के अंदर हमारे पास दैट इज द प्राइमरी एसेट ऑफ द मॉडर्न कमर्शियल बैंक, क्योंकि जैसे बैलेंस शीट में हमने देखा था कि मेजर एसेट जो है दैट इज लोन और मेजर लायबिलिटी इज द डिपॉजिट फॉर एनी टिपिकल कमर्शियल बैंक. तो यहाँ जब हम लोन की भी बात करते हैं तो लोन की भी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं. वी कैन टॉक अबाउट द कंज्यूमर लोन, स्मॉल लोन्स, वी कैन टॉक अबाउट द बिजनेस लोन्स, वी कैन आल्सो टॉक अबाउट द रियल एस्टेट लोन्स, एंड फाइनली वी कैन आल्सो टॉक अबाउट द इंटरबैंक लोन्स, कि बैंक्स भी एक दूसरे को लेंड आउट करते हैं. अ बैंक विद एक्सेस रिजर्व कैन lend out the surplus fund to another bank which is in need of the funds. Temporarily उनके पास कैश जो है वो डेफिसिट है. Similarly, we can also talk about loans for the purchase of the other securities. So if there is a profitable opportunity, the bank can avail that opportunity of investing in securities by borrowing from the other sources. अब ये तो था हमारी कंपोजिशन ऑफ the commercial bank का asset size. Now, what is the difference between the commercial bank and the other depository institution as far as the assets are concerned? So, the primary difference among the various types of deposit institutions is in the composition of their loan portfolios. And here, commercial banks make loans primarily to businesses. Savings and loans provide mortgages to individuals, and the credit unions specialize in consumer loans. इसके साथ ही हमारी एसेट साइज ऑफ द बैंक जो है, जो कि हम कह रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाती है. डिस्कशन ऑन द वेरियस हेड्स. तो आज का लेक्चर हम इधर ही खत्म करेंगे. अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू लुक एट द अदर साइड विच इज द यूजेस ऑफ फंड साइड या लायबिलिटीज एंड द नेटवर्थ ऑफ द कमर्शियल बैंक. लेकिन इससे पहले कि आज का लेक्चर हम कंक्लूड करें, आई वुड लाइक कि वी गो बैक एंड रिवाइज व्हाट वी हैव कवर्ड इन टुडेज लेक्चर. So आज basically we started talking about the financial intermediaries and the roles and the functions which are performed by a typical financial intermediary. And then we started our discussion on the banks. And we said कि normally हमारे banks जो हैं they are taken as the proxy for financial intermediary.
और उनका रोल क्या है। जैसे कि हमने बैलेंस शीट्स में भी देखा कि उनका मेजर फंक्शन ये है कि दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द सेवर्स एंड दे lend it out to the borrower. And through this process, they provide different services to the deposit holders. एक ये है कि they pool the savings and make investments in a variety of investment opportunities. They have the skill to make a better selection in comparison to कि अगर इंडिविजुअल जो है वो खुद एक इन्वेस्टमेंट की सिलेक्शन करे या किसी को लैंड आउट करे. सो थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्सपर्टीज एंड द स्किल हमारे जो बैंक्स हैं दे प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस कि मिनिमम रिस्क विद अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न. Thirdly, we talk about कि हमारे ये जो बैंक्स हैं they also provide access to the means of payment and they also keep an accounting record of all of our transactions. जो हमारी withdrawals होती हैं हमारा अकाउंट डेबिट हो जाता है, जब हम डिपॉजिट्स देते हैं तो हमारा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है. तो कमर्शियल बैंक बेसिकली इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ record keeping. कि नॉर्मली अगर हम खुद रिकॉर्ड को मेंटेन करें तो हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर पिक्चर जो है वो डेवलप होती है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन थ्रू द सर्विसेज ऑफ द बैंक व्हाट डू वी डू, हम यही जो सर्विसेज हैं बैंक के थ्रू सिस्टमेटिकली ले सकते हैं और हम अवेल कर सकते हैं. उसके बाद हमने बात की कि हमारे जो बैंक्स हैं they also provide us with the liquidity in the sense कि as and when needed basis पे we can write check against our deposits, so we have access to the usage of our funds which are lying in our bank account. अब ये सारी सर्विसेज जब बैंक परफॉर्म करता है what is the basic objective of the bank? The basic objective of the bank is to earn profit on all of these activities. But every bank does not earn the same level of profits. It varies from one bank to another bank. And normally we can see कि large banks जो हैं they earn better profits than the smaller size banks because of the economies of scale. उसके बाद हमने बैंक की बैलेंस शीट को देखना शुरू किया. And we said कि एक typical बैंक की बैलेंस शीट जो है that differs from the balance sheet of a manufacturing concern in a sense कि जो बैंक का बैलेंस है for a manufacturing concern that is an asset, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिपॉजिट की अमाउंट है that is a liability. Similarly जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न लोन लेती है तो that is a liability, लेकिन जो बैंक लोन एक्सटेंड करता है that is an asset for the bank. And then we looked at the balance sheet of a bank and we said what are the various heads under the assets and the liabilities. Under the asset heads हमारे पास तीन मेन कैटेगरीज थी. एक था कैश. कैश के अंदर we talked about the reserves, cash items in the process of collection and our balances with the correspondent banks. Then the securities में हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड द कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एंड फाइनली द लोन्स. तो ये तो थे हमारे एसेट साइड पे. लायबिलिटी के ऊपर हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट था दैट वाज अबाउट द डिपॉजिट्स. सो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वी लुक एट द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैंक इन डिटेल, बट फॉर द टाइम बीइंग वी जस्ट फिनिश आवर लेक्चर हियर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट and we'll start our lecture to inshallah with the liabilities and the equity capital of a bank. So आज के लिए डॉक्टर तालत को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.